हरे कृष्ण। तो आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज के सत्र में संख्या कम दिख रही है, तो ये पांडव निर्जल एकादशी का असर है शायद। हाँ। ज्यादातर हमारे इस सत्र में 39 से 40 भक्त होते हैं, तो काफी सारे भक्त शायद पांडव निर्जल एकादशी से थक गए हैं या फिर प्रसाद पाके विश्राम कर रहे हैं। जो भी है, आशा करता हूँ कि आपका भी पांडव निर्जल एकादशी का व्रत निर्जल रहा होगा। सफल नहीं कहूंगा, सफल तो मतलब फल खा के सफल हुआ व्रत, है कि नहीं? तो आपका व्रत सफल नहीं बल्कि निर्जल, ठीक है। निर्जल नहीं तो सजल, सजल नहीं तो फिर सफल। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। तीन ही प्रकार है एकादशी के, निर्जल, सजल तथा सफल। तो ठीक है, जो भी जैसे भी हो, निर्जल, सफल, सजल या बट आशा करता हूँ कि आप बहुत सारे हरि नाम कर पाए। बहुत सारे भक्त 64 माला करते हैं, फिर 8 या 10 घंटा भागवत पठन श्रवण करते हैं। तो जो भी आपने जैसा संकल्प किया हो उसके अनुसार, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण की चर्चा में। एक महत्वपूर्ण विषय कारक तथा विभक्ति पूर्ण हुआ है पिछले सत्र में, और उसके गृह कार्य को मैं भेज नहीं पाया कुछ कारणवश। हालांकि वो तैयार है, मैं उसको आज या कल भेजने का प्रयास करूंगा। उसको अलग अलग अकार, आकारांत, अकारांत, ईकारांत, ईकारांत, इस प्रकार से उसको विभाजित किया है और उसके अनुसार उसके वाक्य बनाए हैं, ताकि आप वाक्यों में उनको देख के वैसा अभ्यास हो सके, ठीक है। तो उसको मैं प्रयास करता हूँ, आज नहीं तो कल उसको भेज देता हूँ। अभी संधि का विषय प्रारंभ कर रहे, वो भी जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसे मैंने कहा, कारक, विभक्ति, संधि एवं लकार, ये तीन विषय अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको संस्कृत में बहुत गति होगी। तो उसमें से ये पिछला जो विभक्ति वाला विषय था वो पूर्ण हो गया। अभी इसके पश्चात संधि, जो कि थोड़ा सरल है, वास्तविक विभक्ति से भी सरल है विषय। और फिर लकार जो है थोड़ा विस्तृत है, ठीक है। तो इस संधि विषय के बारे में आज प्रारंभ करते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वैसे आज के पीठी का सत्र में भक्त होने चाहिए थे, लेकिन ठीक है, इसके रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। तो आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। ठीक है, तो देखिए, विजयी भव जो नोट्स है हमारे, तो इस नोट से इस विषय को लेने वाला हूं मैं। जो इसको एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर अंग्रेजी किताब से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बता दूं कि यह विषय वहां पर दूसरे वॉल्यूम में है, हाँ, वॉल्यूम 2 उस किताब में। और विजयी भवन नोट्स में संधि जो है आप देख सकते हो, ये पृष्ठ संख्या 23 पर ये विषय प्रारंभ होता है, हाँ, संधि प्रकरण। तो ये नोट्स आपके साथ शेयर किए पहले से, तो इस पर पृष्ठ संख्या 23 पर संधि प्रकरण है। जहां तक बात है एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर, आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम 2, उसमें दूसरा वॉल्यूम है और उसमें 5वां प्रकरण है, जो कि अच संधि ये बता रहा है। संधि में 3 से संधियां हैं, अच संधि, विसर्ग संधि एवं हल संधि। तो उसमें खास करके अच संधि 5वां टॉपिक है एंजॉयबल संस्कृत ग्रामर इस किताब में, ठीक है। तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, जिससे भी आपको सुविधा है। हिंदी में सुविधा है या हिंदी में आप ज्यादा पसंद करते हो तो फिर इस नोट से पढ़िए। अंग्रेजी में सुविधा है या पसंद करते हो तो फिर वहां से पढ़िए, जैसे, ठीक है। तो संधि, ये शब्द देखते हैं। तो संधि विषय के द्वारा श्लोकों के अन्वय आदि में बहुत गति आती है।
तो इस विषय को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। जो भी हम इन सत्रों को देखेंगे अभी, जैसे अच संधि जो है वो 2 सत्रों में चलेगा, फिर विसर्ग संधि 2 सत्र, और फिर हल संधि 3 सत्र। तो उसके पश्चात हम लोग रुकने वाले हैं इस कोर्स में कुछ समय के लिए, और फिर आपकी परीक्षा होगी एक, इतने पूरे सिलेबस पे, वर्ण विचार से लेके हल संधि तक। तो उसके पहले सारा ही होमवर्क आदि चेक करके उसके उत्तर आदि सब कुछ मैं दे दूंगा। फिर 1-1.5 घंटे में एक सत्र में इसकी परीक्षा होगी, जिसके बारे में मैंने पहले से बताया कि 10 जुलाई को वो परीक्षा हम लोग करेंगे। तो फिर उसके बाद में बचे हुए विषय पूर्ण करेंगे, लकार आदि। तो उसको और 1 महीना लग सकता है। मेरे विचार है कि हम लोग अगस्त में इस कोर्स को समाप्त कर पाएंगे, अगस्त के अंत के आसपास। ओके, तो संधि शब्द देखिए, संधि शब्द बना है सम प्लस, देखिए ये जो दिखाता है ये क्या दिखाता है, ये धातु दिखाता है। हाँ, जैसे गणित में हम लोग वर्गमूल के लिए ये चिन्ह यूज करते हैं ना, रूट। तो जो रूट के लिए यूज करते हैं वही यहाँ पर धातु, मूल धातु, धा धातु है इसमें, और फिर आगे की प्रत्यय लगता है, संधि शब्द बनता है जो कि पुल्लिंग है। हाँ, संधि सुन के लगेगा कि ये स्त्रीलिंग है करके, हाँ, लेकिन संधि पुल्लिंग शब्द है वास्तव में। हाँ, कौन सी संधि नहीं होता, कौन सा संधि होता है, इस प्रकार संस्कृत में। तो पुल्लिंग शब्द है। सम मतलब एक साथ, और धा मतलब जोड़ना। ठीक है, धा धारणे, हाँ, जोड़ना परस्पर, तो एक साथ जोड़ना, हाँ, इसको कहते हैं संधि। 2 वर्णों का परस्पर एक साथ जुड़ जाना, इसको संधि कहते हैं। लेकिन वो जो होता है कुछ विशेष नियम से होता है। हाँ, एकदम ही साधारण मेलनम नहीं होता है। तो 2 वर्णों का एक साथ मेल होना, इसको संधि कहते हैं। हाँ, मेल या योग अर्थात मिलना। तो ये बात है। तो कैसे परिभाषा की है इसकी, वर्णानाम परस्परम विकृतिमत संधानम संधि। वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। तो 2 वर्ण जुड़ते हैं और तब विकार होना चाहिए कुछ, तब वो संधि कहलाता है। हाँ? तो इसको समझते हैं, अच्छे से समझ के लेंगे हम। 2 वर्ण जुड़ते हैं तो 2 वर्ण जो जुड़ने वाले हैं, हाँ, वे 2 वर्ण एक के बाद एक होने चाहिए। हाँ? संधि कब होती है, तो संधि तब होती है जब संहिता होती है। हाँ? संहिता, तो इस शब्द को समझते हैं। संहिता जब होती है तब संधि हो सकती है। हाँ? लेकिन संहिता ही नहीं होती तो संधि भी नहीं होगी कभी। तो संहिता क्या है, देखिए संहिता, हाँ, पाणिनि की भाषा में संहिता को सूत्र कहा है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, क्या अर्थ है इसका, ये पाणिनि का सूत्र है। परः सन्निकर्षः मतलब 2 वर्णों का बहुत एक दूसरे से सटे हुए होना, एक दूसरे का सामीप्य। सन्निकर्ष मतलब सामीप्य। हाँ? 2 वर्ण एकदम समीप चाहिए एक दूसरे के, तब वो संहिता की केस कही जाएगी। हाँ? और फिर संहिता होगी तो फिर आगे संधि होने की संभावना हो सकती है। ऐसे भी जरूरी नहीं कि जब भी संहिता होगी तब संधि होगी ही होगी, लेकिन अगर संहिता नहीं होगी तो संधि कभी नहीं होगी। हाँ, तो उदाहरण से समझाता हूँ तो तुरंत समझ में आएगा ऐसे। हाँ, तो देखिए जब हम कहते हैं
इति प्लस अत्र। हाँ, तो यहाँ पे इति शब्द जो है और अत्र शब्द जो है, इस इति का अगर आप इस इति शब्द का अगर आप वर्ण विन्यास करते हो तो वो क्या होगा? मथुरा चंद्र प्रभु आप बताएंगे इति शब्द का वर्ण विन्यास। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, इकरांक, हाँ, देन इकार, इकार, देन आकरांत। आ कैसे हुआ? अ अ ई है ना, ये इति, इति। अच्छा तो ई फिर हाँ ठीक है प्रभु, हाँ नहीं होगा, आ नहीं होगा इसमें, फिर ताकरांत, तकारांत, तकारांत, और फिर प्रभु जी ई, फिर अगेन अगेन फिर से ई। बहुत अच्छे, ठीक है, ओके। और अत्र शब्द का सुकुमारी ललिता माता जी क्या होगा इसका वर्ण विन्यास? अत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अ होगा, अ प्लस तकारांत प्लस री, र जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? रेफल, रेफा, यस। और कुछ? अकारांत। भाई सही है, ठीक है, ओके। तो देखिए संहिता और संधि हम लोग समझ गए, बराबर है। तो देखिए संहिता कब बोलते हैं? परः सन्निकर्ष। दो जो वर्ण है एक दूसरे के बहुत समान, बहुत सामीप्य होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर इसका और इसका ये सन्निकर्ष है, या फिर त और ई इसका सन्निकर्ष है, या फिर ई प्लस अ इनका सन्निकर्ष है। हाँ, समझ रहे? फिर वैसे ही आगे वाले सारे वर्ण जो है, तो इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, ऐसे। हाँ, तो जब इति और अत्र इसको देखते हैं तो दो दो शब्द है, इति अत्र, बराबर है। तो इसमें अंतिम वर्ण पहले शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। जैसे यहाँ पर इति शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? ई, और इस शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अ। तो ये ई प्लस अ है ना, ये जो है ये संहिता की केस हो रही है और इसमें संधि भी होगी। हाँ। बाकी उसके पहले ये जो जुड़े हैं वो भी संहिता है, हाँ, लेकिन उसमें संधि हुई है कि नहीं है वो विषय आएगा। लेकिन खास करके आपको देखना पड़ेगा, दो पदों की जब संधि होती है तो उसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों में संहिता देखी जाती है। हाँ? आप ये वाला ई और ये वाला तकार नहीं देख सकते क्योंकि ये तो बीच में बहुत कुछ वर्ण है, ये इन दोनों का संहिता नहीं कहा जाएगा, बराबर है। तो दोनों वर्णों में मतलब कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ई है, यहाँ पर अ है, दोनों के बीच में कुछ व्यवधान है? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये संहिता हो गई, ई प्लस अ। तो ये संहिता मतलब सामीप्य समझिए। तो जब ऐसी संहिता होती है तो यहाँ पर फिर संधि जो है उसका अवकाश है, संधि जो है यहाँ पर अवसर है उसका, संधि हो सकती है। ऐसे हर बार होगी ऐसी भी बात नहीं, लेकिन होने के लिए सन्निकर्ष होना ही चाहिए। आप इस वाले ई में और अ में संधि नहीं कर सकते, या आप तकार में और अ में नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद भी एक वर्ण है ना कोई। तो दो सटे हुए वर्ण होने चाहिए, हाँ एकदम, तब उनकी संधि हो सकती है। तो खास करके अगर दो पद देख रहे हो तो दो पदों में तो पहले शब्द का या पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों में संधि हो सकती है। हाँ, ऐसी बात है, तो इसको संधि कहते हैं। तो जो संधि होगी उसमें कुछ नियम से जुड़ेंगे, हाँ, वर्ण जो है कुछ नियम से जुड़े जाएंगे।
ऐसे। तो देखिए, इसीलिए ग्रहम प्लस अस्ति, ये देखिए, ग्रहम प्लस अस्ति क्या बनेगा? गृहम अस्ति, बराबर है। तो इस वाक्य में म और अ, ये अ और ये मकार, तो मकार और अकार में देवकन्या माता जी, मकार और अकार में संहिता है क्या नहीं, बताइए। प्रभु जी मैंने अभी चालू किया है सर। अच्छा, नो प्रॉब्लम, हरे नो कृष्ण। प्रॉब्लम। मुकुंद रसने प्रभु, मकार और अकार ये संहिता हुई इधर कि नहीं हुई? संहिता मतलब मैंने बताया है परसन्निकर्ष, सामीप्य वर्णों का, व्यवधान रहित सामीप्य, एक दूसरे से सटे हुए होना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ इसमें संहिता है। हाँ, इसमें संहिता है, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, तो संहिता है, लेकिन जब ये जुड़ते हैं तो गृहम मकार प्लस अकार, तो हमने ये देखा है इसके पहले है कि मकार जो कि एक व्यंजन है, अकार एक स्वर है, जुड़ता है तो बनता है मकार प्लस अकार बनता है म, तो ये म हो गया। हाँ, तो ये गृहमस्ति हुआ। तो अगर ये देखेंगे और ये देखेंगे तो इसमें संधि हुई क्या? इज दिस संधि केस? यहाँ पे संधि हुई है क्या? नहीं हुई है संधि। हाँ, क्यों नहीं हुई है? तो वही मैं बता रहा हूं आपको कि संधि मतलब वर्णानाम विकार, विकार होना चाहिए उसमें कुछ। हाँ, परिभाषा देखिए, याद है, वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधान। हाँ, तो कुछ तो बदलाव आना चाहिए, वो जो जुड़ना है वो एकदम सीधे वर्ण सम्मेलन नहीं होना चाहिए। तो गृहम प्लस अस्ति और गृहम अस्ति, इसमें क्या बदलाव हुआ है? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। हाँ? अगर आप इसका वर्ण विन्यास करते हो तो गकार प्लस ऋकार प्लस हकार प्लस अकार प्लस मकार, और फिर आगे प्लस अकार प्लस सकार प्लस तकार प्लस ईकार। हाँ, तो और इसका वर्ण विन्यास करते हो दोनों सेम दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्ण विन्यास में कोई बदलाव नहीं होगा दोनों। समझ रहे आप इस चीज को? तो इसलिए ये संधि नहीं है, वर्ण की विकृति ही नहीं हुई ना। लेकिन संधि कब होती है? जब वहां पे वर्ण की कुछ विकृति हो जाती है। हाँ, जैसे गण प्लस ईश तो बन जाता है गणेश। हाँ, तो यहाँ पर ये अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी णकार के बाद में अकार है, हाँ, और ईकार है, तो इन दोनों को जुड़ने के बाद में क्या हुआ? एकार हुआ इनका। हाँ, गण प्लस एकार प्लस शकार। तो इधर अ प्लस ई था, उसकी जगह ए आ गया है इधर। कैसे आ गया ये सीखेंगे हम लोग, वही तो संधि है। लेकिन बताना क्या चाहता हूं मैं कि ये अ था, ये ई था, उसकी जगह यहाँ पे ए कार आ गया, तो ये विकृतिमत हो गया। हाँ, ये विकृतिमान बदलाव है, ये वर्णों का जुड़ना है लेकिन उसमें कुछ विकार के साथ जुड़ना हुआ। समझ रहे? तो ये संधि है, ये संधि नहीं है। गृहम प्लस अस्ति, इसको क्या कहेंगे? इसको वर्ण सम्मेलन कहिए, वर्ण मेल कहिए। हाँ? वर्ण जुड़े हैं सिर्फ एक साथ, वहां पे कोई विशेष संधि नहीं है, संधि नहीं कहलाएगी। वहां पे संहिता है लेकिन संधि नहीं है। संधि जब होती है ना, तो इस साइड का जो आप वर्ण विन्यास करोगे, इस बाजू का, और फिर दूसरी ओर गणेश, इसका वर्ण विन्यास करोगे, तो देखोगे कि दोनों के वर्ण विन्यास में बदलाव आ गया है कुछ। जैसे यहाँ पर अकार प्लस इकार दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा बदलाव नहीं दिखे, यहाँ पर ऐसा अकार इकार नहीं दिखेंगे, एकार दिखेगा उसकी जगह, इस प्रकार से। तो ये जो है
यहाँ पर ये संधि होती है। इस प्रकार से संधि में विकार होता है कुछ ऐसे। तो वो विकार किन किन प्रकार का हो सकता है तो देखेंगे हम लोग। विकार जो है वो हो सकता है दो वर्णों के जगह एक का आदेश हो रहा हो, या दो वर्णों में कुछ आगम आ रहा हो, या दो वर्णों में कुछ लोप हो रहा हो। अलग अलग प्रकार के कार्य हो सकते हैं। संधि जब कहते हैं ना हम लोग, तो संधि कार्य अलग अलग प्रकार से हो सकता है। क्या अलग अलग होता है? जैसे सुधि प्लस उपास्य, ये है एक संधि है, ये यण संधि करके हम सीखेंगे इसको। तो क्या होता है इसमें? सुध प्लस ई प्लस उपास्य। तो इसमें क्या होता है? संधि होती है तो सुध प्लस ई प्लस उ जब रहता है ऐसा, तो यहाँ पर य आ जाता है, य, और आगे का उपास्य वैसे ही रहता है। तो शुद्ध्युपास्य ऐसे हो जाएगा यार। ये सब देखेंगे हम लोग, आप इसकी चिंता मत कीजिए कि ये कैसे आया य वगैरह, इसको सीखेंगे हम लोग। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि संधि में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। तो ये जो ई की जगह य आ गया ना, इसको कहते हैं आदेश। एक वर्ण के स्थान पे या दो वर्ण के स्थान पे दूसरा कुछ आ जाना, इसको कहते हैं आदेश। आदेश हो गया, ई की जगह यकार, ईकार की जगह यकार का आदेश हो गया। तो जैसे व्याकरण की भाषा में कहते हैं शत्रुवद आदेश, शत्रुवद आदेश। आदेश जो होता है वो शत्रु की तरह होता है, मतलब क्या कर देता है, इसको ई को भगा दिया उसने। देखिए जब यकार आ गया ना, तो उसने ई को भगा दिया। या कभी ऐसा हो सकता है आदेश की अ प्लस आ है, अ प्लस आ, तो दोनों की जगह आप आ डाल दीजिए, तो दोनों को रिप्लेस कर दिया आ ने। तो जो आदेश है वो इस प्रकार से कार्य करता है। कभी कभी आगम हो सकता है ये, आगम भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार से होते हैं ये। जैसे कि सन प्लस अच्युत, सन प्लस अच्युत। तो ये जो सन प्लस अच्युत है ना, इसमें क्या हो जाता है, ये ण और अ ये दोनों संहिता की केस हो गई। तो इसके बाद में एक एक्स्ट्रा न आ जाता है दोनों के बीच में, ऐसे हो जाता है सन प्लस न प्लस अच्युत, सन्नच्युत, सन्नच्युत, ये ऐसे हो गया। तो ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको कहते हैं आगम। ऐसा भी हो सकता है संधि में, एक तो आदेश था, दूसरा ये आगम एक्स्ट्रा आ गया। जैसे आगम को कहते हैं मित्रवदादेश, मित्रवदागम। आगम मित्र के जैसा होता है, मतलब क्या, किसी को भगाता नहीं है, वो बस सबके साथ बैठ जाता है। नकार है अकार है, इसको भगा दिया नहीं उसने, बल्कि वो बस दोनों के बीच में आके बैठ गया। जैसे मित्र होता है, हमारे घर पे मित्र आता है तो हम भाग जाते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग भी बैठते हैं, वो भी बैठता है हमारे साथ। लेकिन शत्रु आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, मतलब शत्रु आ जाता है तो जनरली शत्रु के साथ कोई रहता नहीं है कि नहीं, वो व्यक्ति निकल जाएगा उधर शत्रु से दूर। तो वो आगम जो होते हैं वो मित्र की तरह माने गए, जो आदेश होते हैं वो शत्रु की तरह माने। कभी कभी लोप भी हो सकता है संधि में। तीसरी चीज होती है एक लोप करके, वो निकल ही जाता है वो। जैसे हर य प्लस ए ही, ऐसे कुछ रहेगा, तो इसमें ये य निकल जाता है, क्या बचता है, सिर्फ हर प्लस ए ही। यह पूरा लोप ही हो गया य का। अदर्शनम, वो वहां पे है लेकिन दिखता नहीं है, अदर्शन हो गया उसका। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से संधि कार्य करती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है मेरा, कि आदेश हो सकता है,
आगम हो सकता है, लोप हो सकता है। तो ऐसे कुछ विशेष नियम से संधि जुड़ती है। ऐसे नहीं कि बस मेल दो जो वर्ण है जुड़ गए, मेलनम हो गया तो बस संधि हो गई करके, उसको संधि नहीं कहते। संधि जो होती है कुछ विकृति होती है, उसमें विकृति मत होता है संधि, यानी ऐसी बात। ठीक है, कुछ हाथ खड़े किए थे। यस, प्रश्न क्या है? प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। अब प्रश्न ये था प्रभु जी, जो संहिता आपने बताई थी, संहिता में बताया कि वो सामीप्य होता है, क्लोज होता है, पर उसको हम बहुत रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि किस चीज से क्या सामीप्य होता है। वर्ण हाँ, दो वर्णों का सामीप्य होता है। हाँ, दो तो वर्ण। जी हाँ देखिए, इति और अत्र है, ठीक है। तो इसमें ये ई है, हाँ, और यहाँ पे से कोई वर्ण ले लीजिए, जैसे अ ले लीजिए, तो ये ई और अ, इनमें संहिता है क्या? ई तथा अ में आप संहिता देखते हो इनमें? यस माता जी, आप बोलिए। प्रभु जी, संहिता का मैं एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ हाँ पा रही, क्योंकि ठीक जो है, हम लोग इति पर जो लास्ट में ई होता है, तो फिर वो ई और अ में संहिता बोला जाता है। इस ई और तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ किससे बोलना ठीक है, ठीक है। यस, तो देखिए संहिता मतलब आप इतना जानिए, परह सन्निकर्ष मतलब क्या? दो वर्ण एक दूसरे के समीप होने चाहिए, एक के बाद एक होने चाहिए, उनके बीच में दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ? जैसे यहाँ पे अंतिम वर्ण ई है और आगे वाला अ है, तो ये दो के बीच में कुछ है और नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो ये संहिता की केस हो गई। हाँ, मतलब दो वर्ण एक दूसरे से सटे हुए हैं, मिले हुए, एक दूसरे के बाजू में है, अगर बीच में कुछ डाला तो संधि नहीं होगी। हाँ, जैसे कि यहाँ पर इस ई और अ की संधि होगी, लेकिन मैं अगर आपको बोलता था कि इसी इति और अत्र में, यहाँ पर देखा था, इसी इति और अत्र में मैं अगर बोलता हूं कि देखिए ये इति क्या है? इकार प्लस तकार प्लस इकार है, बराबर है। और अत्र क्या है? ये। अगर मैं बोलता हूं ये त प्लस अ की संधि कीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? कर सकते हैं? सेम वर्ड में ही आप कहना चाह रहे हैं जो दिया जाता है, मतलब नॉन संहिता का केस इसी को कहा जाएगा प्रभु जी? हाँ, तो ये संहिता हुई। अच्छा, संहिता हुई फिर ये कि नहीं? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या संहिता हुई कि नहीं हुई ये संहिता? इस केस में नहीं हुई, लेकिन कहीं और क्यों? पे अगर त लास्ट वर्ड लेटर ठीक होगा है, तो हो कहीं जाए। कहीं और नहीं, यहाँ पे बताइए मुझे। यहाँ पे यहाँ नहीं। पे? हाँ, यहाँ पे क्यों नहीं, नहीं हुई संहिता? क्योंकि उनके बीच में ई आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, तो ये मुद्दा है, अब समझ गई। इन दोनों के बीच में ये ई आ गया ना, तो व्यवधान रहित, एक दूसरे के नहीं है, बीच में व्यवधान है, ई का व्यवधान है, तो ये संहिता नहीं हुई। तो इसलिए आप त और अ की संधि नहीं कर पाओगे। आपको संधि करते हुए देखना पड़ता है कि दो शब्द, दो वर्ण व्यवधान रहित हो। वो सबसे पहले संहिता होनी चाहिए, मतलब दोनों वर्ण एक दूसरे के बाजू बाजू में होने चाहिए, तभी उसकी संधि होती है। तो इसलिए ऐसे शब्दों में इति प्लस अत्र, जो अंतिम वर्ण है और इस शब्द का पहला वर्ण है, इतना ही संधि के लिए देखा जाता है। उसके पहले क्या है, कैसे है, ये अपने को देखना ही नहीं। हाँ, हमें सिर्फ देखना है कि अंतिम वर्ण और आगे वाला वर्ण, ये दोनों में संधि हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो व्यवधान से जुड़ जाएगा। हाँ, तो ये बात है। संहिता मतलब इतना ही कि दो वर्णों का ऐसा सामीप्य कि जो व्यवधान रहित हो, ऐसे। तो संधि तभी होगी जब सबसे पहले तो संहिता होगी। संहिता मतलब वो दो वर्ण एक साथ, एक के बाजू में एक होने चाहिए। जैसे अभी ये त और अ कहीं अन्यत्र एक साथ आ रहे हैं, एक के बाजू में एक आ रहे, तो वहां पे होगा ना संधि, फिर उन दोनों का हो सकता है, वो संहिता की केस हो जाएगी। हाँ, जैसे अगर मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं, रामात प्लस अपि, तो अभी देखिए तकार और अकार में संहिता है क्या? अभी
जी अभी है, ठीक है, समझ। हाँ, तो ये बात है, ठीक है। अन्य कोई? मथुरा चंद्र प्रभु। ये हरे कृष्णा प्रभु, ये आपने बताया था सन अच्युत, इसमें 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 वर्ण सम्मेलन है ना प्रभु जी? आप इसमें बता रहे थे कि ये आगम आगम संधि है। देखिए प्रभु, सन प्लस अच्युत, ये अगर वर्ण सम्मेलन हो जाता था तो क्या दिखता था, आप बताएंगे? सन प्लस अच्युत का वर्ण सम्मेलन कीजिए। सन अच्युत। सन अच्युत, बराबर है। जी प्रभु। और ये क्या है? इसमें इसमें एक नकार एक और एडिशनल आ गया। एडिशनल होगा, करेक्ट। तो ये संधि है, ये वर्ण सम्मेलन है, समझ रहे? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सन प्लस अच्युत, ये जो संहिता है न और अ की, ये वर्ण सम्मेलन की केस नहीं है। ये आप सीखोगे आगे, अभी तक सीखा नहीं आपने, ये व्यंजन संधि है ये। हाँ? तो भले ही आपको ऐसे लगे कि यहाँ पे सन प्लस अच्युत मतलब ये तो सीधा जुड़ जाना चाहिए था सन अच्युत, बट वैसा नहीं होता है। इसलिए तो हम संधि सीखते हैं ना, ये जानने के लिए कि कहाँ पे वर्ण सम्मेलन मुझे भले ही लगे, लेकिन वो वर्ण सम्मेलन नहीं होता है वहां पर, और वहां पे संधि हो जाती है। तो इसलिए सन प्लस अच्युत सनच्युत नहीं होगा, कभी भी सन्नच्युत होगा। क्यों? क्योंकि ये संधि की केस है। जैसे मैंने शुरुआत में भी एक उदाहरण दिखाया था आपको, अगर याद होगा, अच प्लस अंत, इसका अगर आप प्रभु वर्ण सम्मेलन करोगे तो क्या हो जाएगा? अच प्लस अंत, अंत। अच प्लस अंत का वर्ण सम्मेलन कीजिए। अचंत। अचंत। अचंत, अचंत हो जाएगा। लेकिन ये जब जुड़ता है तो अचंत नहीं होता, आप जानते हैं क्या होता है? अजंत होता है, अजंत। तो ये क्यों हुआ अजंत? भाई च होता इधर, तो च का ज कैसे हो गया ये? दैट इज व्हाट, ये वर्ण सम्मेलन है नहीं केस, ये तो भाई कौन सी केस है? ये संधि की केस है। अच प्लस अंत अचंत होने की बजाय अजंत हो गया, जकार आ गया वहां पर, कैसे हुआ? तो ये हल संधि के कुछ विशेष नियम से ऐसा होता है। ये संधि है यहाँ पर, ये वर्ण सम्मेलन नहीं है। समझ गए प्रभु? जी प्रभु। जी प्रभु। ओके, ठीक है। सुशीला गोपी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद। अभी जो आपने नीचे लिखा है ना, ये तो संहिता हो सकती है ना, ई प्लस अ। कौन सी? ये इति प्लस 17 में? हाँ हाँ। तो इसमें कौन सी नहीं होगी, लेकिन हाँ, लेकिन क्या होगी बोल रही है? ये ई प्लस अ हो सकता है, ये वाला ई प्लस अ, हाँ हाँ बराबर है। हाँ बिल्कुल होगी ना, हाँ। ये तो है ना, ये संहिता ही है। संहिता ही है। प्रभु जी थोड़ा सा डेफिनेशन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, संहिता क्या है और ये आदेश क्या है। मैंने डेफिनेशन, संहिता की तो डेफिनेशन दी, आपने लिखी नहीं। लिखा क्या लिखा है संहिता का डेफिनेशन? दो वर्ण एक के बाद एक होने चाहिए, उनके बीच में कोई नहीं होना चाहिए, तभी संहिता हो सकती है। बराबर है। संस्कृत, उसका संस्कृत सूत्र भी दिया था मैंने, पाणिनि का सूत्र। क्या था सूत्र? परः सन्निकर्षः संहिता। एग्जैक्टली, परः सन्निकर्ष। तो सन्निकर्ष मतलब सामीप्य, और परः मतलब एकदम अतिशय सामीप्य। अतिशय मतलब व्यवधान रहित सामीप्य। तो ये हो गई आपकी संहिता, ठीक है। हाँ। और संधि की परिभाषा देखिए बुक में ही है इधर, इसलिए मैंने लिखी नहीं यहाँ पर। संधि की परिभाषा आप यहां से लीजिए, वर्णानाम परस्परम विकृतमत संधानम संधि, ठीक है। ओके, ऑल राइट। और कुछ प्रश्न है मथुरा चंद्र प्रभु के? वो पुराना ही हाथ खड़ा है। पुराना था प्रभु। ओके, ठीक है। सनातन गोविंद प्रभु, यस। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये जो आदेश, आगम और लोक, ये विकार के 3 प्रकार है, इज दैट राइट? वेरी नाइस, करेक्ट, बराबर। विकार के 3 प्रकार, 3 प्रकार से विकार हो सकता है ऐसे, यस। आदेश हो सकता है, या
लोप हो सकता है या इस प्रकार से आगम हो सकता है। बराबर, ठीक है, आगे बढ़े फिर। कुछ प्रश्न नहीं है और तो इस प्रकार से संहिता होनी चाहिए तभी संधि होगी, लेकिन संहिता है इसलिए संधि होगी ही होगी ऐसा नहीं, समझ रहे हैं ना। संहिता और संधि में संहिता नहीं होगी तो संधि होगी क्या, कभी नहीं होगी। संहिता होनी ही चाहिए तभी संधि होगी, लेकिन जब भी संहिता होगी तब संधि होगी क्या, जरूरी नहीं। क्योंकि वर्ण सम्मेलन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वर्ण सम्मेलन हो, संधि नहीं हो रही है। इस प्रकार से इस वाक्य को समझ रहे आप लोग। संधि के लिए संहिता अनिवार्य है, लेकिन संहिता है इसलिए संधि अनिवार्य नहीं है। तो ये इसको ध्यान में रखिए हमेशा। तो जो भी हो, अभी हम लोग संधि देखेंगे क्या है, इस संधि के क्या प्रकार है वगैरह, तो वो आप समझ जाओगे, फिर उदाहरण से फटाफट ध्यान में आ जाएगा कि क्या है ये करके ऐसे। तो देखिए बुक में यहाँ पर वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। विकृति का मतलब है कुछ वर्ण परिवर्तन होगा, है कि नहीं। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमा प्लस ईशः, तो आकार है और ईकार है, लेकिन ये इसमें एकार हो गए रमेशः। आ प्लस ई का मेल क्या हो गया, ए हो गया। तो देखिए आ और ई की जगह ए आदेश हो रहा है, बराबर है। तो ये एक संधि का उदाहरण हो गया। ऐसी बात है। अगर आप इस रमेश का वर्ण विन्यास करते हो और रमा ईशा का वर्ण विन्यास करते हो, आपको दो अलग वर्ण विन्यास मिलेंगे। कहाँ पे अलग होगा, एक जगह पे इस साइड में बाईं ओर आ प्लस ई दिखेगा, दाईं ओर ए दिखेगा, ए मकार के बाद में ये ए आ गया इधर, तो ये जो है संधि का उदाहरण, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे अभी सूत्र में संधि बताया है। संधि के लिए अनिवार्य तत्व है संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है, देखा हमने। तो इसके बाद में एक नियम बताया है, इस नियम को मैं बाद में लेता हूँ। पहले हम लोग संधि सीख के फिर आप इस नियम को अच्छे से समझ जाओ। संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे तु सा विवक्षाम अपेक्षते। नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो इसको देखेंगे, ये महत्वपूर्ण नियम है, तो इसलिए देखेंगे इसको। तो संधि में क्या होगा, दो वर्णों के स्थान पे एक नया वर्ण आ सकता है, बराबर है। दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में विकार होता है, जैसे ये हमने देखा। तो ये क्या किया है, आगम, आदेश एवं लोप को ही थोड़ा और केसेस से समझा है। बेसिकली ये जो संधि में क्या होगा, तो तीन चीजें होंगी केवल, लोप होगा, आगम होगा या आदेश होगा। लेकिन इसी को थोड़ा अलग अलग केसेस लेके समझाया जा रहा है। कहीं पे कैसे आदेश हो गया, तो आदेश में भी एक सब टाइप्स होते हैं, ऐसा हो सकता है। दोनों की जगह एक आदेश हो सकता है, या दोनों में से एक की जगह आदेश हो सकता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने अलग अलग केसेस देके समझाई है। तो देखिए संधि में क्या होता है, दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आएगा। जैसे यहाँ पर ई प्लस ई है तो ई आ गया उसका, तो नो प्रॉब्लम। दो वर्णों के क्या हो रहा है, सॉरी, दो वर्णों के निकट आने से केवल पूर्व वर्ण में ही विकार होता है। जैसे इति प्लस आदि इत्यादि। दो वर्णों में किसी वर्ण का लोप हो जाता है, कभी कभी विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे रामः आगच्छति, तो बस क्या बच गया, राम आगच्छति। तो लोप कहाँ गया, लोप गायब हो गया। लोप वो विसर्ग जो है, सॉरी, विसर्ग जो है गायब हो गया, मतलब विसर्ग का अदर्शन हो गया, विसर्ग का लोप हो गया। संधि दो वर्ण में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हो जाना। देखिए एकस्मिन प्लस अवसरे, वो एकस्मिन अवसरे ऐसा होना चाहिए था, नहीं, लेकिन संधि से एकस्मिन अवसरे हुआ,
2 बार हो गया। कभी कभी दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन होगा। तत् प्लस शिव तो वो बनेगा तच्छिव, ये हल संधि में आएगा। वाक प्लस हरि, तो क्या हो गया, क की जगह पे ग का आदेश हो गया, ह की जगह घ का आदेश हो गया। समझ रहे आप? तो देखिए कैसे आदेश हो रहा है, दोनों की जगह आदेश अलग अलग वर्ण के हो रहे हैं, इस प्रकार से। तो ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी दोनों वर्णों के बीच कोई तीसरा वर्ण चला आएगा, आगम हो रहा है। ये 6 के 6 केसेस आगम, आदेश या तो लोक के ही है, बस किस किस प्रकार से हो सकता है बताया जा रहा है। वैसे भी ये उदाहरण जब आएंगे तब तक तो अच्छा समझेगा, यहाँ पे आप सिर्फ जान लिया ऐसा ऐसा हो सकता है। वृक्ष प्लस छाया में आगम हो गया चकार का, बीच में वृक्ष छाया हो गया ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 चीजें होती है। तो इसको अभी देखते हैं, संधि के प्रकार। तो कैसे कैसे संधि होती है, किन किन अवस्थाओं में। संहिता जब होती है तो क्या हर बार संधि होती है कि कब होती है, तो ये देखते हैं संधि के प्रकार, ठीक है। तो संधि के प्रकार में देखिए, पहला है अच संधि, दूसरा है विसर्ग संधि, और तीसरा है हल संधि। ये 3 प्रमुख प्रकार है। इसमें फिर सब टाइप्स होंगे उनके, लेकिन ये 3 जो है प्रमुख प्रकार है। संधि में अच संधि, विसर्ग संधि, हल संधि। तो अच संधि क्या होती है, अच संधि होती है जब एक स्वर दूसरे स्वर के साथ मिलता है। विसर्ग संधि कब होती है, जब एक विसर्ग दूसरे स्वर के साथ मिलता है। यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूं मैं, या फिर व्यंजन के साथ में मिलता है। और हल संधि कब होती है, जब कोई व्यंजन एक दूसरे स्वर या व्यंजन के साथ मिलता है। स्वर प्लस स्वर अच संधि। विसर्ग संधि मतलब विसर्ग के बाद में कुछ स्वर आता है या व्यंजन आता है, तो विसर्ग संधि। और हल संधि मतलब व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आता है। हाँ, तो सिंपल है, अच संधि मतलब अच और अच दोनों स्वर, जुड़ने वाले स्वर होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं गण प्लस ईश, वही उदाहरण दे दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अलग अलग उदाहरण देता हूं मैं। साक्षात प्लस हरित्वेन, प्रथमः प्लस अध्यायः, देहिनः प्लस अस्मिन्, हरिः पश्येते, प्लस आचार्य। ठीक है, तो अभी इन उदाहरणों में देखते हैं कि 3 प्रकार में से कौन सी संधि है। यहाँ पर तो निताई निताई पंडित आप बताइए, गण प्लस ईश, यहाँ पे जब हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं गण प्लस ईश, तो वो अच संधि होगी, हल संधि होगी कि विसर्ग संधि होगी?
देखिए गण प्लस ईशा में संहिता जो हो रही है, संहिता, वो वर्ण कौन से है संहिता वाले? प्रभु जी ये ण और ई। ण और ई है कि कुछ और? अ और ई, सॉरी। अ और ये, बहुत अच्छे, यस। तो जब अ और ई ये दोनों जोड़ना चाहेंगे तो ये कौन सी संधि होगी प्रभु? अच संधि होगी, हल संधि होगी कि विसर्ग संधि होगी? देखिए इनकी परिभाषाएं लिखी है यहाँ। क्या जुड़ रहे हैं दो? प्रभु जी अच संधि हो गई, ये दोनों स्वर जो जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छे, अच संधि हो गई, ठीक है, बहुत अच्छे, ओके। जय श्री राधा माता जी। प्रथमः प्लस अध्यायः, प्रथमः प्लस अध्याय, तो इसमें जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या संहिता, किस किस की संहिता हो रही है इधर? ये विसर्ग इधर अंत में आ रहा है, बराबर है, और आगे क्या आ रहा है? स्वर है कि व्यंजन है? ये स्वर है प्रभु जी। स्वर है, तो विसर्ग प्लस स्वर हो रहा है ये। तो ये जी। कौन सी संधि का उदाहरण होगा? प्रभु जी ये दूसरा टाइप वाला विसर्ग संधि होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत विसर्ग अच्छे, और स्वर है। बहुत अच्छे, ठीक है, सही है, विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ है, एकदम सही। आगे साक्षात प्लस हरित्वेन, सत्यानंद प्रभु, साक्षात प्लस हरित्वेन ये कौन सी यहाँ संधि का उदाहरण? तकारांत व्यंजन है और ह ये भी व्यंजन है, तो हल संधि होगा। ये हल संधि हो गया, बहुत अच्छा, ठीक, ओके। आगे देहिनः प्लस अस्मिन, अमोहा, अमोहा सिंह आप बताइए, देहिनः प्लस अस्मिन ये कौन सी संधि का उदाहरण? ये विसर्ग संधि होगी प्रभु जी। बहुत अच्छे, ठीक है। हरिहि प्लस शेते, महावीर प्रभु, हरिहि प्लस शेते ये कौन सी संधि का उदाहरण है? हरिहि प्लस शेते, बोलिए। विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि होगी, हरिहि बहुत प्लस अच्छी, विसर्ग, हाँ विसर्ग संधि होगी, बराबर है, ठीक। मधु प्लस आचार्य, मधु प्लस आचार्य, देवकन्या माता जी कौन सी संधि का उदाहरण है? मधु प्लस आचार्य। मधु उ आणि अच संधि प्रभु जी। अच संधि का उदाहरण, बहुत अच्छा, यस। अस्मिन प्लस अपि, शुभांगी राधा माता जी, अस्मिन प्लस अपि कौन सी संधि का उदाहरण है? प्रभु जी हल संधि। हल संधि, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप समझ गए हैं, आप लोग समझ रहे हो कैसे संधि हर, कौन सी संधि किसका उदाहरण होती है, तो समझ रहे हैं। देखिए स्वर प्लस स्वर जुड़ते हैं तो अच संधि होती है, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन जुड़ता है, व्यंजन भी हो सकता है विसर्ग संधि में आगे, या स्वर भी हो सकता है। आपको देखना क्या है, पहले क्या आ रहा है, पहले शब्द के अंत में क्या विसर्ग है और विसर्ग के साथ कुछ जुड़ रहा है जैसे स्वर या व्यंजन, तो फिर वो विसर्ग संधि हो गई। उसी प्रकार से हल संधि में भी ऐसे ही है, देखिए व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन है, व्यंजन होना चाहिए पहले, व्यंजन के साथ क्या जुड़ रहा है, वो हो सकता है स्वर या हो सकता है व्यंजन, लेकिन पहले व्यंजन होना चाहिए तभी हल संधि होगी, समझ रहे? तो इस प्रकार से स्वर में स्वर पहला होता है और बाद में भी स्वर होता है। अच संधि में स्वर प्लस स्वर ऑब्लिक व्यंजन नहीं है, स्वर आएगा पहले और बाद में भी स्वर ही होना चाहिए, तभी अच संधि होगी, नहीं तो नहीं होगी अच संधि। स्वर प्लस व्यंजन संधि नहीं होती है उधर, स्वर संधि। दूसरा विसर्ग संधि में पहले विसर्ग ही होना चाहिए, फिर वो स्वर व्यंजन में बदल, मतलब आगे विसर्ग संधि हो सकती है। और हल संधि में पहले व्यंजन ही होना चाहिए और फिर आगे स्वर हो सकता है या व्यंजन, डिपेंड्स जो भी है। तो इस प्रकार से ये संधि के 3 नियम, संधि के 3 प्रकार है। केशव, केशव ने माइक।
You said but swar plus व्यंजन, it doesn't become संधि. हाँ, यस प्रभु। वो वर्ण सम्मेलन हो जाता है क्या ऐसा? नहीं, कुछ नहीं होता है उधर, वैसे ही रहता है। ओके ओके। यस, जैसे रामा रहेगा, हाँ, प्लस मानिए शेते या कुछ ऐसा रहेगा, तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, हाँ, एज इट इज, नो चेंज। वर्ण सम्मेलन भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो ऐसे ही लिखा जाएगा राम शेते, बस। ठीक है, ओके ब्रदर, थैंक यू। यस। सारे कहाँ से क्लासेस कर रहे हैं भक्त, ट्रेन से। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो संधि इस प्रकार से अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अच संधि को ही स्वर संधि भी कहते हैं। ठीक है, अच संधि जो है ना, उसी को और एक शब्द है क्या, स्वर संधि, क्योंकि अच मतलब स्वर, आप जानते हो। और विसर्ग संधि, ठीक है, हल संधि को भी दूसरा नाम है व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये भी दूसरे नाम, बस हल की जगह व्यंजन और अच की जगह स्वर, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या अच संधि, विसर्ग संधि, हल संधि, इस प्रकार। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो अभी अच संधि को प्रारंभ करते हैं आज के सत्र में। महत्वपूर्ण, बहुत ये बढ़िया विषय है। अच संधि एकदम सीधी है, आप बस इसके कॉम्बिनेशन सीख गए ना, फटाफट आपको। अच संधि बड़ी सरल है, एक्चुअली सबसे आसान है अच संधि। फिर आपको वाक्यों में शब्द जैसे भी आते हो, तो आपको उसको तोड़ना जो है वो सहज कर पाएंगे आप उसको, शब्दों को, पदों को। ठीक है, तो संधि के प्रकार हो गए, देखिए, स्वर संधि, विसर्ग संधि, और उसमें अभी पहला वाला जो है, यहाँ पर हम लोग अच संधि देखते हैं। तो स्वर संधि यहाँ पर ना, यहाँ पर है स्वर संधि के प्रमुख भेद। तो अभी अच संधि या स्वर संधि में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तीन प्रकार की संधियां तो है, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। उसमें अभी सिर्फ अच संधि को देख रहे, इसकी सब टाइप्स देख रहे हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अच बोले तो 13 अच है ना, 13 स्वर है, तो कॉम्बिनेशन कितनी होगी आप सोचिए ना। अ प्लस आ हो सकता है, अ प्लस ई हो सकता है, अ प्लस ए हो सकता है, लेकिन इतने ज्यादा नियम नहीं है। 6 नियम है बस, 6-7 नियम में पूरी अच संधि खत्म हो जाती है। तो वो सिंपल है, इतना कठिन नहीं है। लेकिन 13 वर्णों को, 13 स्वरों को एक साथ जोड़ना, ये हैंडल होना चाहिए, ये पूरा हो जाना चाहिए, तब आपने आज संधि सीख ली। ऐसा अर्थ होगा ना, अ प्लस ए, अ प्लस ई, ए प्लस अ, ए प्लस आई, ओ प्लस उ प्लस जो भी कुछ, इस प्रकार से स्वरों के बीच में अपने अपने में एक स्वर प्लस दूसरा स्वर, तो सारी केसेस हैंडल होनी चाहिए, तब आपको आज संधि आपकी पूरी हो गई। आपको समझ गया कि कैसे होता है जब ये जुड़ते हैं, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है दीर्घ संधि या सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, तो सवर्ण दीर्घ संधि क्या होता है? पाणिनि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र मैं ऐसे ही बता रहा हूं, जस्ट इन केस आप में से कोई इनको इस टाइप से पढ़ना चाहता हो या पढ़ता हो ऑलरेडी। तो अक जब होता है, पाणिनि का प्रत्याहार ऐ उण ऋलृक होता है ना, तो उसमें अक जो है, मतलब उसमें क्या क्या आएगा? अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, ऋ आएगा और ल आएगा। अक मतलब ये 5 अक्षर आएगा। अकह सवर्ण, इन सारे वर्णों के सवर्ण अपने से जुड़ते हैं तो फिर दीर्घ हो जाता है। क्या अर्थ है इसका? देखिए यहाँ पर,
अकह सवर्णे दीर्घः। तो जब अ ई उ र ल इनके साथ उनके उनके सवर्ण जुड़ जाते हैं तो उसमें दीर्घ हो जाता है, ऐसे नियम कह रहा है। इसका अर्थ देखिए, अ और आ ये सवर्ण होते हैं या एक दूसरे के सजातीय होते हैं। हाँ। सवर्ण किसको कहते हैं संस्कृत में? देखिए, सवर्ण उसको कहते हैं जिनका उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न जो है वो दोनों समान है। हाँ? तो ये शिक्षा का विषय है, सवर्ण आदि वगैरह। तो अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़िए। आप यहाँ पर इतना जानिए कि सवर्ण मतलब अ तथा आ एक दूसरे के सवर्ण, ई एक दूसरे के सवर्ण है, उ एक दूसरे के सवर्ण है, र एक दूसरे के सवर्ण। ठीक है। अ ई का सवर्ण नहीं है, क्योंकि अ का स्थान उच्चारण क्या है? कंठ। याद होगा आपको, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो अ तो कंठ से उत्पन्न होता है, ई कहां से होता है? इचु यशा नाम तालु। ई तो तालु से उत्पन्न होता है, इसलिए ये दोनों सवर्ण नहीं है। लेकिन अ और आ एक दूसरे के सवर्ण है, समझ रहे? इस प्रकार से तो एक तो स्थान होता है और एक चीज होती है प्रयत्न करके। तो उसमें मैं गया नहीं क्योंकि वो थोड़ा शिक्षा का विषय है, डिटेल हो जाएगा वो बहुत कुछ। तो आपको व्याकरण में अभी इस स्तर पे उसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई सीखना चाहता है तो आप बाद में, मैं जब लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाऊंगा तब उसमें ज्वाइन कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो अकह सवर्णे दीर्घः, जब अकार या आकार एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, मतलब अकार प्लस आकार, अकार या फिर आकार प्लस आ, तो दीर्घ बन जाता है आकार। ई प्लस ई और ई उ प्लस उ बिकम्स उ। या फिर र के बारे में भी वैसे। और ल तो आप जानते हो, ल का तो कुछ दीर्घ होता ही नहीं, इसका कुछ दीर्घ होता नहीं, बराबर है। तो इसलिए इसको कुछ ऐसा सवर्ण दीर्घ में इसको कोई ज्यादा इसकी केस नहीं है। बाकी सब ऐसा है। देखिए, अ और आ जब जुड़ते हैं एक दूसरे से तो आपको आ लेना चाहिए दीर्घ। ई या फिर ई और फिर जुड़ता है वो ई या फिर ई से, तो वो ई हो जाता है। उ या उ या उ जुड़ता है तो फिर उ। वैसे ही र या दीर्घ वाला र, ये दोनों जुड़ते हैं तो फिर ये दीर्घ वाला रू हो जाता है। देखिए, इसको अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। ये ह्रस्व जब है इसको ऐसे लिखते हैं, और दीर्घ जब इसको लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं। हाँ। या कभी कभी ऐसा भी विधि है और दीर्घ जो इसको ऐसा लिख देते हैं। तो अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, नो प्रॉब्लम, जैसे भी आप लिखना चाहते हो उसको लिखिए। हाँ। जानिए कि दीर्घ क्या है। हाँ, बस। हाँ। तो र और ये र जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो र दीर्घ वाला र हो जाता है। हाँ। ये हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, इसका क्या अर्थ है? मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ये दोनों में ऐसा आपको संहिता दिखेगी तो फिर वहां पे संधि होके आ आएगा। जैसे क्या उदाहरण है? तो कई उदाहरण है। हाँ? जैसे दीर्घ संधि के उदाहरण, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो यहाँ पे बताइए मुझे जीवदया प्रभु, हिम प्लस आलय, तो इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? इसमें अ प्लस आ, अ प्लस आ, सही है। तो आ कौन हो सी जाए, संधि हो गई ये सवर्ण दीर्घ संधि। बराबर है। क्या होना चाहिए अंत में? इसका हो जाएगा हिमालय। हिमालय। हाँ, ठीक है।
तो ये कैसे हो रहा है देखिए, आप में से जो इसको शायद समझ नहीं होंगे फटाफट, तो उनके लिए करके दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए क्या हो रहा है, हिम प्लस आलय है ना, तो ये कैसे बना है, हिम प्लस अ प्लस आलय, बराबर है। तो देखिए हिम प्लस अ प्लस आलय, तो ये जो अ प्लस आ है इसकी संहिता हो गई, ये संहिता की केस हो गई, अ प्लस आ। तो हमारा नियम क्या कहता है, अ आ प्लस अ ऑब्लिक आ, मतलब यहाँ पे अ है, प्लस अ ऑब्लिक आ मतलब आ है। तो इन दोनों का जब ये जुड़ते हैं परस्पर सवर्ण, तो दीर्घ लेना चाहिए। दोनों की जगह पे क्या आदेश हो जाता है, आ, दीर्घ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया आ। तो ये पिछला हिम ऐसे ही रहा, हिम प्लस आ, और ये आगे वाला लय ऐसे ही रहा, ठीक है। अभी ये म प्लस आ जोड़ दीजिए, ये तो प्लेन वर्ण सम्मेलन है, हो गया हिमालय, ठीक है। तो ऐसे संधि हो रही है। तो ये अ प्लस आ यहाँ पे दीर्घ हुआ, दिस इज, ये संधि की केस है यहाँ पर, ये सवर्ण दीर्घ संधि हो रही है इधर। तो इस प्रकार से पूरा शब्द मिला के हो गया हिमालय, ऐसे, बराबर है। तो ये सवर्ण दीर्घ संधि ऐसे काम करती है। बस जो पहला रस्व दीर्घ है कोई भी हो, अंत में उसको दीर्घ लेना है, हाँ? जैसे और उदाहरण, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, हाँ? देखिए रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, ये उदाहरण। तो इसको देखिए, रवि प्लस इंद्र, ये करते हैं। तो धृति, धृति माता जी, धृति त्रिवेदी माता जी, आप बताएंगे क्या होगा, रवि प्लस इंद्र जी हरे कृष्णा प्रभु जी, रविंद्र। क्या होगा, रविंद्र। आप बोल रही है रवेंद्र, क्या सही है ये, कि हम लोग इसको वर्कआउट करें। देखिए रव प्लस ई प्लस इंद्र, अभी इसमें मुझे बताइए संहिता कहाँ हो रही है, ई, ई प्लस ई, ठीक है। सूत्र क्या कहता है हमारा, क्या आना चाहिए उसकी जगह, बड़ी वाली ई, हाँ दीर्घ ई, और आगे वाला वो द्रह, तो वो तो वैसे ही रहेगा। अभी इनको जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, रविंद्र। रविंद्र, समझ गई आप, यस प्रभु जी। ये आप रवेंद्र लग रहा था आपको, लेकिन वो रवेंद्र नहीं है, या फिर आप यही बोल रही थी, जी प्रभु जी, एक्चुअली मैं रविंद्र बोल रही थी। हाँ यस। तो आपको अगर उच्चारण आप रविंद्र बोल रही हो तो फिर वैसा होना चाहिए उसका, रविंद्र। मैंने सुनाई, मुझे सुनाई दिया रवेंद्र, ऐसे, तो वो रवेंद्र नहीं है, रविंद्र, यहाँ। यस जैसे प्रभु। ये देखिए ये शब्द महिंद्र, तो महिंद्र शब्द आप अगर देखोगे, इसको अगर मैं कहता हूं कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद मतलब क्या, संधि के पदों को अलग कर देना, हाँ? ये जो हम लोग कर रहे हैं ये संधि कर रहे हैं, इसके उल्टी प्रोसेस होगी संधि विच्छेद। तो महिंद्र, जिसको संधि पता है तो वो इसका बराबर से संधि विच्छेद कर पाएगा, महिंद्र। लेकिन अगर किसी को पता नहीं है संधि, तो शायद वो गड़बड़ा जाएगा और बोल देगा कि महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र मतलब महिंद्र। लेकिन महिंद्र, इसका महा प्लस इंद्र नहीं होता, क्या होना चाहिए, ब्रजकृष्ण प्रभु, यस ब्रजकृष्ण प्रभु बताएंगे क्या होगा, मही प्लस इंद्र, हाँ एग्जैक्टली। तो देखिए कैसे, जिसको संधि पता है वो बराबर से उसको तोड़ पाएगा, नहीं तो फिर महा प्लस इंद्र ऐसा कुछ सोच लेता था, लेकिन अरे भाई महा प्लस इंद्र तो महेंद्र हो जाता है ना, यहाँ पे तो महेंद्र है, ये महेंद्र नहीं है,
महेंद्र और महिंद्र में अंतर है। मही प्लस इंद्र, मतलब क्या, जो मही का इंद्र है, जो पृथ्वी का इंद्र है, पृथ्वी का राजा है, पृथ्वी का सम्राट है, वो हो गया महेंद्र। लेकिन इस महेंद्र का कुछ अर्थ होगा, दूसरा अर्थ महा इंद्र, मतलब स्वर्ग का राजा इंद्र, ऐसे। तो देखिए ऐसे शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं संधि से। महेंद्र अलग अर्थ है, महेंद्र अलग अर्थ है। देखिए बल्लवी प्लस, सॉरी बल्लवी दीर्घ होगा, प्लस ईश, और बल्लव प्लस ईश। तो इसमें बल्लवी प्लस ईश हो जाता है बल्लवीश दीर्घ, और बल्लव प्लस ईश हो जाता है बल्लवेश। तो हमारा जो राधिकाष्टकम है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा हुआ, तो इसमें ये दो अलग अलग व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया है। जो बल्लवियों के, गोपियों के स्वामी है वो बल्लवीश, तो वो श्री कृष्ण हुए। लेकिन बल्लव प्लस ईश, बल्लवेश, जो गोपों के राजा है, वो हो गए नंद महाराज। बल्लवीश कृष्ण है, बल्लवेश नंद है। देखिए कैसे अर्थ बदल गया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बल्लवियां, गोपियां कहते तो गोपियों के जो स्वामी हैं, तो बल्लवीश, ऐसे बल्लवी नाम ईशः सह बल्लवीश। और फिर बल्लवेश यानी नंद महाराज के लिए, खास करके गोपराज जब बोला जाता है, गोपीनाथ श्री कृष्ण होते हैं, लेकिन गोपराज जब बोला जाता है तो वो नंद महाराज को ही बोला जाता है। तो बल्लवेश सूनु सर्ववांछितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। बल्लवेश सूनु, बल्लवेश नंद महाराज और उनके सूनु मतलब उनके पुत्र, तो वो हो गए कृष्ण। लेकिन बल्लवेश ये श्री कृष्ण के लिए होता है, राधा रानी के लिए कहा है आगे ना, बल्लवीश कामताप बाधिका, बल्लवीश कामताप बाधिका, जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करती है अपने संग से, अंग प्रत्यांग की सेवा से, श्री राधा। तो बल्लवीश, तो वहां पे श्री कृष्ण जो है वो बल्लवीश है, जो नंद जो है वो बल्लवेश है। तो ऐसे शब्दों के अर्थ बदलते हैं। दीर्घ संधि है कि ये आगे आने वाली गुण संधि है, इसके आधार पर। तो इसलिए संधि सीखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप सही उसका जो विच्छेद है वो सही कर पाए। ठीक है, तो देखिए रवि प्लस इंद्र बन गया रविंद्र। भानु प्लस उदय, आगे का उदाहरण भानु प्लस उदय, ये देखिए, तो ये क्या होगा, श्री गुरु प्रो, भानु प्लस उदय, श्री गुरु प्रो। ओके, नो प्रॉब्लम। महत सेवा प्रो, भानु प्लस उदय, भानुदय प्रभु जी। भानुदय, भानुदय, ठीक है, सही है। तो दीर्घ हो गया दोनों की जगह के, उ प्लस उ बन गया दीर्घ उ, तो हो गया भानुदय। ठीक है, इस प्रकार से। आगे का उदाहरण मातृ प्लस ऋणम, रिकार वाला उदाहरण है ये, देखिए मातृ प्लस ऋणम। क्या क्या हो रहा है इसमें, मात, ये जो मात है प्लस ऋ, प्लस ऋ वाला ऋणम वाला ऋ, तो ये दोनों की संहिता हो रही है इधर, और ये संहिता संधि का उदाहरण हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मात प्लस इन दोनों का दीर्घ जो है इधर आएगा, और आगे का णम जो है वैसा ही है, आदेश ऋ प्लस ऋ की जगह आदेश हो रहा है ऋ का। तो देखिए ये तकार प्लस ये ऋकार बन जाएगा मातृणम, मातृणम, ऐसा। देखिए जब ये दीर्घ वाला ऋकार जुड़ता है ना किसी के साथ, तो दो नीचे दिखाते हैं वो, ककार प्लस ये दीर्घ वाला मानिए जोड़ दिया, तो वो ऐसा हो जाता है।
दो, आपने कभी एक ही देखा होगा, लेकिन यह ऐसा भी होता है कभी कभी। क्या दिखाता है वो कि दीर्घ ऋकार जुड़ा है। हाँ? जैसे यहाँ पर मातृणम, मातृणम, ये दीर्घ ऋकार है। ऐसे मातृ प्लस ऋणम बिकम्स मातृणम, जो कि दीर्घ ऋकार दिखाता है। ऐसे समझ रहे? क्या देखिए, होत्र प्लस ऋकार, तो क्या बनेगा ये? होत्र प्लस ऋकार। मनीष गुप्ता आप बताएंगे, होत्र प्लस ऋकार क्या बनेगा? या पुरुषोत्तम आप बताइए, होत्र प्लस ऋकार। अगर आप जल्दी बता नहीं पाए तो आप उसको वर्कआउट कीजिए, नो प्रॉब्लम। होत प्लस र प्लस ऋकार, तो ये र प्लस ऋ की जगह र हो गया, ये होत को लग गया, होत्रिकार। समझ रहे? होत्रिकार ऐसे हो जाएगा। तो ये ऋ का उदाहरण है। देखिए, मातृणम, मातृणम, पितृणम, होत्रिकार। होत्र प्लस लकार में भी होता है वैसे, क्योंकि र और ल का सावर्ण्यम होता है। होत्र प्लस लकार भी वैसा ही हो जाता है। ठीक है, क्या प्रश्न है पूछिए निताई, क्या प्रश्न है? यस, क्या प्रश्न है निताई, बोलिए। हाथ खड़ा किया आपने, क्या बात है, कुछ पूछने सिर्फ हाथ खड़ा किया। अन्य कोई? ठीक है, अन्य एक दो भक्त हाथ खड़े किए थे, क्या प्रश्न है? कुछ प्रश्न नहीं है तो मैं आगे गुण संधि पढ़ाऊंगा फिर। चलो, ठीक है। तो देखिए, दिस इज, ये बात है सवर्ण दीर्घ संधि, मतलब इतना ही है इसमें। हाँ, क्या करना है आपको? अकार प्लस आकार, हाँ, यहाँ पे अकार प्लस आकार जब जुड़ता है अकार प्लस आकार से, तो आकार ई ई प्लस ई ई ई, उ उ उ उ उ, र र प्लस र र र, या फिर कभी कभार र प्लस ल भी जुड़ जाता है, ल, हाँ, र नहीं ल, तो फिर वो भी र दीर्घ हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, ऐसे रेयर होते हैं उदाहरण, बट ठीक है। हाँ, देखिए, होत्र प्लस लकार, हाँ, तो यहाँ पे र है, यहाँ पे ल है, लेकिन र और ल भी सवर्ण माने जाते हैं। तो इसलिए ये होत्रिकार हो गया, दीर्घ र हो गया। ऐसे तो ऐसे उदाहरण तो बहुत रेयर होते हैं, बट ठीक है, आपको एक दिखाने के लिए उन्होंने उदाहरण दे दिया, हाँ, बता दिया उदाहरण ऐसा। ऑलराइट, तो ये इस प्रकार से ये संधियां होती है, देखिए ऐसे। ओके, इसके बाद में दूसरा सब टाइप है सवर्ण, सवर्ण दीर्घ के बाद में दूसरा टाइप है गुण संधि। पहला सवर्ण दीर्घ संधि था ना, अभी दूसरे में जा रहे हैं हम लोग। हाँ, अच संधि के अंतर्गत ही दूसरा गुण संधि, सारे कॉम्बिनेशंस पूरे करेंगे हम लोग। हाँ, अ आ इ ई ये सब हो गए, अभी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो। हाँ, अभी देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन है गुण संधि, मतलब सूत्र होता है आद गुण है। हाँ, तो क्या अर्थ है इसका? जब अकार या आकार के साथ ईकार या ईकार जुड़ता है तो वो एकार हो जाता है। जब अकार या आकार के साथ ऊकार या ऊकार जुड़ता है तो वो ओकार हो जाता है। जब अकार या आकार के साथ ऋकार या फिर
ऋकार जुड़ता है तो वो अर हो जाता है। अकार या आकार के साथ में जब ल जुड़ता है तो वो अल हो जाता है। दिस इज गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण देखिए, ये नियम है उसके, अकार आकार, ये गुण संधि यानी सब अ आ के बाद में क्या क्या कॉम्बिनेशन आ रही है उसको डील कर रहा है। हाँ, तो अ और आ के बाद में अगर आ आया तो वो तो हमने देख लिया पिछले सवर्ण दीर्घ में, अभी आगे बढ़ रहे हैं। अकार और आकार के साथ बाद में ई और ई आया, या उ और उ आया, या र प्लस र आया, या ल आया, तो क्या होता है, ऐसे बन जाते हैं एकार, ओकार, अर एवं अल, इनका आदेश होगा। तो उदाहरण से फटाफट समझेंगे। उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र। ओके, सुकुमारी ललिता माता जी, क्या होगा उप प्लस इंद्र? देखिए यहाँ पर नियम है, आप चाहिए तो उपेंद्र हो जाएगा, अ प्लस ई मिलेगा तो उपेंद्र ए बन जाएगा। सही है। तो यहाँ पे क्या है अंतिम वर्ण? कहाँ पे? उसमें उप में अंतिम वर्ण अ है और इंद्र में अंतिम वर्ण जो है वो ई है, छोटा ई। अंतिम है कि प्रथम? प्रथम जिसकी जिसकी संहिता हो रही है, तो अ और ई की संहिता हो रही है, जिससे कि ए। करेक्ट। तो यहाँ पे ए क्या हुआ, आदेश हुआ कि क्या हो रहा है? आगम हो रहा है। आदेश है, ए आदेश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एग्जैक्टली, गुड। तो उपेंद्र हो गया ये। हाँ, अ प्लस ई जो है उसकी जगह पे ए आदेश आ गया, तो ये फिर पिछले पकार में मिलके उपेंद्र ऐसे हो गया। देखिए ये जो प्रथम पिछले शब्द का अंतिम वर्ण और आगे वाले का प्रथम वर्ण ना, इसको और एक परिभाषा है पूर्व और पर, इसको भी याद रखिए। तो मैं जब कहता हूं कि पूर्व वर्ण मतलब आपको कहना है अ, और मैं जब कहता हूं पर वर्ण मतलब ई, ऐसे। तो ये भी परिभाषा पूर्व एवं पर, ये उपयुक्त बहुत जगह पे ये शब्द उपयोग में लाते हैं। पूर्व वर्ण अकार है, पर वर्ण इकार है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर आदेश हो गया एकार का। इस प्रकार से बना उपेंद्र। ऐसे जैसे वो हमारा था महा प्लस इंद्र, क्या बनेगा जय श्री राधा माता जी? महा प्लस इंद्र, आ प्लस ई। यस प्रभु जी, यहाँ पे पूर्व वर्ण है आ और पर वर्ण है ई, तो यहाँ पे होगा महेंद्र। महेंद्र, सही है। प्रभु ये सूत्र का अर्थ क्या हुआ, जो सूत्र बताया आपने आद्गुण? बताया नहीं मैंने वो आद्गुण सूत्र का अर्थ। वो प्रभु गुणा, गुणा 3 प्रकार के लेटर्स होते हैं। पाणिनि की भाषा में देखिए अ, ए और औ, इनको गुण लेटर्स कहा जाता है। ये इन तीनों को एक संज्ञा है गुण करके, इनको क्या कहते हैं? गुण। क्यों नाम दिया है? सब नाम दिया पाणिनि ने इन अक्षरों को। जैसे आ, आई और औ को वृद्धि कहते हैं पाणिनि। आ, आई और औ, सॉरी यहाँ पे औ नहीं, ओ होना चाहिए। ओ, अ, ए, ओ, इनको पाणिनि ने ये दिया है गुण, नाम दिया है। और आ, ऐ, औ है, इनको वृद्धि नाम दिया है, ऐसे। तो जब सूत्र लगता है आद्गुण, देखिए यहाँ पर दिखा है आद्गुण, तो इसका अर्थ क्या होता है कि जब अ के बाद में आत, वहां पे पंचमी विभक्ति लगी है, आत मतलब अ के बाद में जब कोई ई, उ, र, ल जैसे वर्ण आते हैं तो फिर वहां पे दोनों के स्थान पर गुण होना चाहिए, ऐसे। तो देखिए प्रभु अ के बाद में ई, उ, र, ल कहां से आए? ये इसके लिए सूत्रों के स्टाइल में क्या होता है,
अनुवृत्ति होती है कुछ, मतलब इस आद गुण में तो आपको केवल आथ दिख रहा है और गुण दिख रहा है, अ के बाद में और फिर दिख रहा है गुण, लेकिन अ के बाद में ये ई उ रु लु ये कहाँ से आ रहा है? तो एक्चुअली एक दूसरे सूत्र से अनुवृत्ति हो जाती है उसकी, और फिर वो अनुवृत्ति के कारण इस पूरे सूत्र का अर्थ लगता है वैसे कि आक अ के बाद में या आ के बाद में जब ई उ रु लु आए तो फिर वहां पे गुण लेना चाहिए। गुण लेना चाहिए मतलब क्या भाई? ये लेना चाहिए, अ लेना चाहिए या ए लेना चाहिए या ओ लेना चाहिए, इस प्रकार से। तो ऐसे उस सूत्र की परिभाषा है, ठीक है। तो सूत्र पूरा ही बता नहीं पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि क्या क्या शब्दों की अनुवृत्ति हो रही है ये वगैरह आपको मुझे सूत्र को दिखाना पड़ेगा, वो फिर आप समझ जाओगे, ओ यहाँ से ये अनुवृत्ति हो रही है, इससे ये हो रहा है। तो फिर वो लघु सिद्धांत कौमुदी आदि में भी, आदि में उसको सीख सकते हो आप अच्छे से, या आप भी देख सकते हो चाहिए तो। संधि का संधि जो है वो दूसरा ही प्रकरण है, तो उसमें आपको मिल जाएगा लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो जो सूत्र है उसमें कई बार अनुवृत्ति के कारण या पहले से कुछ लिया हुआ है, पहले से कुछ बोला हुआ है, तो वो सब कुछ दिखता नहीं है उसमें, लेकिन उसकी वृत्ति वगैरह पढ़ के आपको दिख जाएगा, अच्छा ये यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, इससे मीनिंग उसकी पूरी है। ठीक है प्रभु? यस प्रभु, यस, थैंक यू। ओके, तो देखिए पूर्व वर्ण प्लस पर वर्ण गुण संधि में, तो फिर वो गुण हो जाता है संधि वर्ण। जैसे अ आ प्लस ई ई ए, अ आ प्लस उ उ ओ, अ आ प्लस र र अर, अ आ प्लस ल अल। तो जैसे उप प्लस इंद्र उपेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस ईशः। मणिध्रुव प्रभु क्या होगा रमा प्लस ईशः? रमा प्लस ईशः क्या होगा मणिध्रुव? रमेंद्र नहीं, रमेश। रमा प्लस ईशः, ईशः है ये, ईशः। ठीक है, आप समझ गए। अ प्लस ई ए हो जाता है, वो ईशः है, रमेश। ठीक, ऑलराइट। रमायाः ईशः सह रमेशः। देखिए, तो इससे ही फिर व्युत्पत्ति करना प्रारंभ हो जाता है। महा प्लस इंद्र, महान इंद्र सह महेंद्र, जो सबसे महान राजा है वो महेंद्र। रमायाः ईश, षष्ठी विभक्ति रमा का, रमा के जो ईश है, रमा के पति है वो रमेश। ऐसे व्युत्पत्ति करना, इसको प्रारंभ कर सकते हो आप, मतलब जिसको संधि समझती है वो तो वो व्युत्पत्ति कर पाएगा वो फिर। रमायाः ईशः सह रमेशः, महान इंद्रः सह महेंद्रः, इस प्रकार से। तो जो भी है, हित प्लस उपदेश। ठीक है, अभी मैं बाकी के उदाहरण दिखा देता हूं ऐसे। हित प्लस उपदेश, तो देखिए अ प्लस उ ओ, हितोपदेश। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। तव प्लस लकार, तवलकार। एक उपनिषद है तवलकार, तव प्लस लकार becomes तवलकार। देवर्षि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि। सुशीला गोपी माता जी क्या बनेगा महा प्लस ऋषि? महर्षि बनेगा प्रभु जी। महर्षि, सही है एकदम। गुण संधि का उदाहरण है महर्षि ही। राइट, ओके। देखिए गंगा प्लस इव, आगे प्लस औघम आता है, ओघम। हमारी कुंती देवी की प्रसिद्ध प्रार्थना से, वही मैं अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत, सकृत नहीं क्या है, नहीं, वही मैं अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत, रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघम उदन्वति। रतिमुद्वहता दद्धा गंगे वौघम, तो गंगे वौघम ऐसा शब्द है। गंगे
वौघम। हाँ, तो जिनको संधि आती है तो फिर वो क्या करते हैं, इसको तोड़ पाते हैं ये। हाँ, तो क्या हो रहा है देखिए, गंगा, हाँ, गंगे हो गया उसमें, तो गंगा प्लस इव प्लस ओघम। गंगा प्लस इव प्लस ओघम, गंगा के जैसा प्रवाह। किसमें, उदनवती, उदनवत कहते हैं समुंदर को। तो उदनवती सप्तमी विभक्ति है ये। तो गंगा के जैसा प्रवाह हो सागर में। जैसे गंगा का सागर की ओर प्रवाह होता है, गंगा जैसे अपने पानी को बहा के लेके जाती है सागर में, वैसे मेरी मति है श्री कृष्ण आपकी ओर बहे। तो इसमें गंगा प्लस इव प्लस ओघम ऐसा हुआ है। तो इसमें गंगा प्लस इव का गंगेव हो गया पहले। पहले ऐसे हो गया गंगेव, और प्लस फिर ओघम, वो जो है जुड़ गया, वो अगली संधि है, अ प्लस ओ, वो वृद्धि संधि है। तो गुण संधि और वृद्धि संधि मिला के गंगे वौघम हो जाता है। देखिए ये गंगेव जो है ना, ये कौन सी संधि हुई, ये हम जो सीख रहे हैं अभी वही तो गुण संधि हुई। गंगा प्लस इव गंगेव प्लस ओघम गंगे वौघम। तो वो जो अगला वाला है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है, उसमें अभी तक हम लोग गए नहीं, मैं बस दिखाना चाहता था ये गंगेव कैसे होता है, ऐसे इस प्रकार से। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। महा प्लस ऋतु, देखिए ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। मथुरा चंद्र प्रभु क्या होगा, ग्रीष्म प्लस ऋतु? ग्रीष्म प्लस ऋतु होगा प्रभु। देखिए ऐसा है ये, आपको मैं सिंपल करके बताता हूँ, आप बोलिए अभी क्या होगा। ये होगा ग्रीष्म, ग्रीष्मर, ग्रीष्म और ऋ की जगह क्या आदेश होगा, अर, बराबर है, बहुत अच्छे। प्लस तू, ऐसा ही है वो तो, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। नहीं, जोड़िए अच्छे से। ग्रीष्म प्लस अर प्लस तू हो, क्या होगा, ग्रीष्मर, ग्रीष्मर, ग्रीष्मर तू। एकदम से। देखिए ऐसा होगा ग्रीष्मर्तु। ग्रीष्म प्लस ऋतु क्या बनेगा, ग्रीष्मर्तु। ये रेफ यहाँ पे ऊपर चला गया इसके, और ये अ इसके साथ जुड़ गया। तो ये थोड़ी ना, ये तो संधि के उदाहरण है, ये वर्ण सम्मेलन है। रेफ इसके साथ जुड़ना ये संयोग का उदाहरण है, वर्ण संयोग। जब हल जुड़ते हैं तो वर्ण संयोग कहा जाता है उसको, खास करके। जब प्लेन वर्ण सम्मेलन, जनरल कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन खास करके हल जुड़ते हैं तो उसको संयोग कहते हैं। एनी केस वो संधि नहीं होती है। तो ग्रीष्मर्तु, तो ये शब्द ऐसे बहुत बार आते हैं भागवत आदि में, ग्रीष्मर्तु या वसंतर्तु, ऐसे करके। ठीक है, अंत में और क्या है, वर्षा प्लस ऋतु हो, देखिए वर्षर्तु, इस प्रकार से। महा प्लस उत्सव, महोत्सव, लाइक दैट। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। उमा प्लस ईश, उमेश। देखिए उमेश मतलब जो उमा के ईश है, उमा देवी पार्वती के ईश है, तो उमेश। रमा के ईश रमेश, उमा के ईश उमेश। इस प्रकार से ऐसे शब्द बनते हैं, देखिए किस प्रकार से शब्द बनते हैं। माधव उमाधव, वैसे रमेश उमेश, इस प्रकार से। ठीक है, तो गुण संधि में देखिए क्या लिखा है। और ठीक है, इसको मैं अंत में बता दूंगा, वो अर या ये कैसे होता है बताया जा रहा है, उरन रपर आदि सूत्र बता के। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसको आगे देखते हैं। वृद्धि संधि अभी अगले सत्र में मैं वृद्धि संधि और बचे हुए जो बाकी नियम है, और 4 नियम है, उसको समझा दूंगा। हरे कृष्ण, यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है आज के सत्र पर?
देखिए संधि मतलब गणित है, एकदम गणित जैसा है। आप अगर उसका फॉर्मूला याद रखोगे तो आपका गणित चुकेगा नहीं। एकदम डिटेल में उसको पढ़ना है वगैरह तो फिर लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एकदम फॉर्मूला की तरह भी याद रखते हो, गणित की तरह। आपकी देखिए सवर्ण दीर्घ ऐसे होता है, गुण ऐसे होता है, वृद्धि ऐसे होती है, तो बस हो जाएगा, वो उससे याद रह जाएगा, वो चुकेगे नहीं आप कभी, उसमें गलती नहीं होगी कभी। यस सुशीला गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सवर्ण दीर्घ संधि में आपने बताया कि अ अधिक आ होता है आ, तो अ अधिक अ क्या होगा, आ ही होगा क्या? वो भी आ ही होगा। अ आ प्लस आ मतलब अ ऑब्लिक आ, तो आप सारे कॉम्बिनेशन लगाइए, अ प्लस आ प्लस आ प्लस आ, चारों कॉम्बिनेशन में आ ही होगा। ई उ वो सब ऐसा ही। वैसे ही सब ई उ में वैसे, ठीक है। ओके इसी प्रभु, प्रकार से गुण संधि में भी अ प्लस आ, अगर अ के साथ ई जुड़ रहा है या आ के साथ ई जुड़ रहा है, किसके भी साथ जुड़ने दीजिए, वो ए ही होगा अंत में। दीर्घ ई जुड़ रहा है तो भी ए ही होगा, इस प्रकार से, ठीक। थैंक यू। ओके, अन्य कोई किसी का प्रश्न है आज के सत्र के ऊपर? ये जो रविंद्र शब्द बोला, रविंद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? रवि हाँ प्लस प्रभु, ओके, देखिए रवि प्लस इंद्र तो बन गया है रविंद्र। तो देखिए इसमें प्रभु विवक्षा प्रभु आती जी है अभी। स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके ओके, स्क्रीन में शेयर। हाँ, तो मैं ये दिखा रहा था यहाँ पर, रवि प्लस इंद्र है रविंद्र। देखिए तो इसमें प्रभु विवक्षा का भाव आता है अभी। वक्तुः इच्छा सा विवक्षा, जो वक्ता की इच्छा होती है उसको विवक्षा कहते हैं। तो रवि प्लस इंद्र, इसमें ये जब बोल रहे हैं तो रवे है इंद्र स रविंद्र, जो रवि का राजा है या जो रवि का स्वामी है, जो सूर्य का स्वामी है, वो रविंद्र। या फिर रवि एव इंद्र, रवि ही इंद्र है, रवि ही राजा है, रवि ही स्वामी, वह रविंद्र। तो देखिए ये अभी आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ये अभी टॉपिक लेके जाता है समास में। तो संधि तो रवि प्लस इंद्र हुई इसलिए रविंद्र हुई, लेकिन समास क्या है ये देखना पड़ेगा इसमें। तो अगर आपका समास रवे है इंद्र है, तो फिर वो अर्थ होगा कि जो रवि के स्वामी है, सूर्य के भी स्वामी है, सूर्य नारायण भगवान विष्णु, ऐसा अर्थ हो सकता है। लेकिन अगर आपका समास है कि रवि ही एवं इंद्र, अरे भाई रवि ही जो इंद्र है, जो रवि वो, तो वो कर्मधारय समास हो गया। और कर्मधारय समास के अनुसार अर्थ होगा ये सूर्य के लिए ही, सूर्य जो कि स्वामी है वही स्वामी है। रवि ही एव मतलब निश्चित ही, भाई रवि ही जो कि स्वामी है या जो रवि के स्वामी है। इसलिए तो आपको याद होगा वो फेमस इंसिडेंट रामेश्वर, जब रामेश्वर में भगवान श्री राम ने शिव जी की पूजा की, तो उन्होंने क्या कह दिया, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः। ये पुराण में इंसिडेंट आती है, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वर, जो राम के भी ईश्वर है वो शिव रामेश्वर। ऐसे तो ये सुन के शिव जी को रहा नहीं गया कि क्या बोल रहे मेरे प्रिय स्वामी रामचंद्र बोल रहे कि रामस्य ईश्वर, जो राम के ईश्वर है, सह रामेश्वर, मतलब यहाँ पे रामेश्वर शिव के लिए बोला जा रहा है। तो शिव जो है वो राम के ईश्वर है, ऐसे बोल रहे श्री राम। तो उनको सहन नहीं हुआ और वहां पे स्वयं शिव उपस्थित हुए और उन्होंने कहा भगवान आपकी व्युत्पत्ति जमी नहीं मुझे ये कुछ। तो उन्होंने व्युत्पत्ति कर दी, रामः यस्य ईश्वरः अस्ति सह रामेश्वर, रामः यस्य ईश्वरः अस्ति सह रामेश्वर।
राम जिनके ईश्वर है वो रामेश्वर, ना कि जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर। तो राम जिनके ईश्वर है, राम श्री शिव के ईश्वर है, इसलिए मेरा नाम रामेश्वर है भगवान, ना कि मैं राम का ईश्वर हूं करके। तो ये क्या खेल हो रहा है यहाँ पे, देखिए शब्दों पर। दोनों केस में संधि क्या है, राम प्लस ईश्वर ही है, लेकिन ये समास युक्त संधि है। तो इसमें क्या हो गया, ये तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष, और ये जो है बहुव्रीहि समास है। तो श्री शिवजी ने बहुव्रीहि समास से व्युत्पत्ति करा दी और श्री रामचंद्र ने तत्पुरुष समास से व्युत्पत्ति करा दी। तो ये बात है। तो ऐसे शब्द होते हैं प्रभु जी, आप समझ रहे? Yes, so the samas and sandhi can have common example. हाँ, यस। क्या होता है प्रभु समास? मैं समास और संधि एक्सप्लेन करूंगा ही अच्छे से, डिफरेंस दोनों में। क्या अभी इस स्तर पर मतलब अभी तुरंत उसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट जैसे संधि पूरी खत्म होगी तो मैं समास के वक्त बता दूंगा अंतर क्या होता है। तो क्या होता है, समास में भी संधि होती है। समास में दो शब्द जुड़ते हैं लेकिन साथ ही साथ विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि रवे है इंद्र, ऐसे, और इस समास को मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा, प्रातिपदिकम लेता हूं रवि प्लस इंद्र, और वो बनेगा रविंद्र। तो जब समास होता है तो उसमें निश्चित रूप से संधि होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो देखिए इधर के जो प्रत्यय थे, ये षष्ठी का प्रत्यय चला गया और बस प्रत्यय रहित शब्द हो गया। तो समास होता है क्या कि दो शब्दों का जुड़ना संधि से, लेकिन जिसमें प्रत्यय चला जाता है। लेकिन जो संधि होती है ना, संधि में जब दो शब्द जुड़ते हैं तो उसमें एक्चुअली बदलाव नहीं होता, कुछ पद बदलता नहीं है, पद एज इट इज रहते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो रवेह प्लस इंद्र बन गया रविंद्र, ये समास का उदाहरण है। लेकिन रवि प्लस इंद्र ये प्लेन जुड़ना है दोनों, वो संधि का उदाहरण है रविंद्र, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं कि जो ऐसा कुछ कि भाई क्या कहते हैं प्रत्यय आदि उड़ गए वगैरह, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात है। तो समास को मैं बताऊंगा आगे। समास के वक्त शब्द बदल जाते हैं एक्चुअली। शब्द का प्रत्यय जो होता है वो लोप हो जाता है और सिर्फ प्रातिपदिकम जुड़ते हैं एक दूसरे से। संधि में कुछ नहीं होता है। संधि मतलब केवल फोनेटिक बदल होता है, शब्दों में कुछ बदल होता ही नहीं होता। केवल आप जो है उच्चारण में बदल हो जाता है। जैसे ये इत्यत्र है, ये क्या रहता है, ये इति प्लस अत्र ही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है एक्सेप्ट ये प्रोनाउंसिएशन बदल गया है इत्यत्र, लेकिन शब्द वैसे के वैसे रहते हैं। समास में ऐसा नहीं होता है, समास में शब्द बदल जाते हैं। ये बात है। तो आगे समास आएगा तो मैं बताता हूँ, लेकिन समास में संधि अंतर्भूत है, इतना आप अभी के लिए याद रख सकते हो। समास में संधि अंतर्भूत है ऑलरेडी। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, तो ठीक है, आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। अगले सत्र में आज संधि का विषय पूरा करेंगे। ओके, तो अभी इन आज और कल में मैं आपको विभक्ति आदि के सारे ग्रह कार्य देने वाला हूँ, तो उसको प्रयास कीजिए सॉल्व करने का। संधि का विषय होने के बाद मैं सारे ही होमवर्क 1-2 सत्रों में आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। वर्ण विचार, विभक्ति, कारक एवं संधि, इसके सारों के होमवर्क एक साथ डिस्कस करूंगा, और फिर उसके बाद में अगले वीक में, उसके अगले वीक में या फिर 1 महीने बाद परीक्षा जो है रख सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।